हेलो एंड वेलकम। टुडे वी शैल डील विद तीन इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, दूसरा है द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 एंड फाइनली द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण एक्ट्स हैं। सबसे पहले एक्ट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो एक्ट था, द एक्ट ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। यानी कि इस अधिनियम ने भारत सरकार को कंपनी से ब्रिटिश राज्य को स्थानांतरित कर दिया। यानी कि पहले जो कंपनी थी दैट वाज कंट्रोलिंग इंडिया, बट नाउ द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश जो क्राउन है, क्वीन है, शी वाज डायरेक्टली कंट्रोलिंग इंडिया। तो कंपनी वाज नो लॉन्गर कंट्रोलिंग इंडिया, बट इट वाज द ब्रिटिश क्राउन दैट वाज कंट्रोलिंग इंडिया। तो इसमें सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अबॉलिश्ड। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पहले बनाए थे उनको अबॉलिश कर दिया गया था। तीसरा, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज अपॉइंटेड। इंडिया के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट कर दिया गया था, जो कि एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का। वो डायरेक्टली कंट्रोल करता था पावर्स। द पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर ट्रांसफर्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ये जो बोर्ड्स की पावर थी, दोनों बोर्ड्स जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया है, इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसने कार्य किया ऑन बिहाफ ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि क्वीन के बिहाफ पे वो इंडिया में सारा एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। तो भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था, यानी मेंबर था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशकों की शक्तियों को राज्य सचिवों को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी सौंप दिया गया, जिसने महामहिम की ओर से यानी कि क्वीन की ओर से कार्य किया, यानी वर्क किया। तो ये था। चौथी बात यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे was assisted by a council of 15 members। वो सेक्रेटरी थे इंडिया के अपॉइंट किए गए ब्रिटिश क्राउन द्वारा, उनके साथ में 15 और लोगों की टीम बनाई गई। द गवर्नर जनरल वॉज एन एजेंट एंड केम टू बी नोन एज वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनका नाम वाइसरॉय ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन है, तो उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 का, इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो एक्ट था उसने एनलार्ज किया था काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल फॉर मेकिंग लॉज बाय एडिंग नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12 मेंबर्स। वापस समझते हैं इस बात को। यानी कि इसने एक स्कोप एनलार्ज किया था। 1861 का जो एक्ट था, उसने काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में जितने मेंबर्स थे उनको बढ़ाया था और पावर्स बढ़ाई थी। क्या करके? कम से कम उसमें 6 मेंबर्स और 12 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ये बताया था। दूसरी बात कि इंडियंस वर फर्स्ट टाइम एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन। पहली बार भारत के लोगों को, भारतीयों को लॉ बनाने के काम में सौंपा गया था। इंडियंस आर पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, बट ये जो लोग इंक्लूड किए गए थे इंडियंस, वो ऑफिशियल मेंबर्स नहीं थे, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे इंक्लूड किया गया था। तीसरी बात है इस एक्ट में कि द एक्ट रेस्टोर्ड द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। यानी कि इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को वापस रिस्टोर कर दिया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स वर एम्पावर्ड टू मेक लॉज फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंस। यानी कि ये जो राज्य थे, उनको अपने खुद के कानून को लागू करने के लिए जो दूसरे कानून चाहिए होते हैं, एज गुड एज बाय लॉज, उनको लागू करने की अनुमति दी गई। यानी कि अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास के राष्ट्रपति पद की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर को बहाल किया। प्रांत के लाभ के लिए कानून बनाने के लिए प्रांतीय विधानसभाओं को अधिकार दिया गया। आप एक तरीके से समझ लिए, जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, उसी तरीके से उस समय की जो प्रेसिडेंसी टाउन थे उनको खुद के लॉज बनाने के पावर दे दिए गए। चौथी बात यह है कि गवर्नर जनरल जो थे वॉज एम्पावर्ड टू इशू ऑर्डिनेंस। उनको ऑर्डिनेंस इशू करने का जो था पावर दे दिया गया था। किस बारे में पावर दिया गया था? टू ऑल्टर द लिमिट्स ऑफ द प्रोविंस। यानी एक प्रोविंस की एक जो लिमिट होती है उनको चेंज करने का, प्रेसिडेंसीज को चेंज करने का और टेरिटरीज को चेंज करने का। तो गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने के बाद प्रांत, राष्ट्रपति और क्षेत्रों की सीमा बदलने का अधिकार दे दिया गया था। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909। तो ये दो एक्ट्स जिसके बारे में हमने बात करी स्टेप वाइज, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए। अब इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909 का, इसके बारे में बात करते हैं। क्या ज़रूरी है इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1909 का इसके अंदर? तो सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि दिस एक्ट वाज आल्सो कॉल्ड द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स।
इस एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इट वॉज नेम्ड आफ्टर द देन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जॉन मॉर्ले। ये जॉन मॉर्ले ही थे जो उनका लास्ट नेम है मॉर्ले, जिनके नाम पे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये नाम दिया गया। एंड द देन वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड मिंटो जो थे उस समय के वाइसरॉय बनाए गए, यानी लॉर्ड मिंटो उनका नाम था। इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। इसका नाम तत्कालीन राज्य सचिव सेक्रेटरी जॉन मॉर्ले और भारत के वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो के नाम पर रखा गया था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इट इंट्रोड्यूस्ड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स विच वॉज मेंट टू क्रिएट डिसयूनिटी बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराने के लिए, डिसयूनिटी पैदा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने ये चाल चली। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक सेपरेट इलेक्टोरेट, मुस्लिम्स के लिए अलग इलेक्टोरेट। ये क्यों किया गया इलेक्शंस के लिए? ताकि एक डिसयूनिटी यानी अलग किया जा सके, डिवाइड एंड रूल, हिंदूज को और मुस्लिम्स को। इस एक्ट ने लीगलाइज किया था कम्युनलिज्म एंड लॉर्ड मिंटो केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। यानी कि इसने मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच इस असमानता को पैदा करने के लिए था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैध कर दिया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं का फादर यानी कि पिताजी के रूप में माना गया है। ही वॉज अ लॉर्ड ऑफ द कम्युनलिज्म, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये माना गया उनको। अब तीसरी बात है साइज ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। लेजिस्लेटिव काउंसिल की साइज के बारे में बात करते हैं तो सेंट्रल एज वेल एज प्रोविंशियल वॉज इंक्रीज, इसकी साइज चेंज की गई और इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय। यानी वाइसरॉय के काम में, एग्जीक्यूटिव के काम में पहली बार इंडियंस को इंक्लूड किया गया। एंड गवर्नर, यानी कि इसने पहली बार वाइसरॉय और गवर्नर्स की कार्यकारी परिषद के अंदर भारतीयों को जुड़ाव यानी इन्वॉल्वमेंट के लिए प्रदान किया। यानी कि अब भारतीय जो थे, इंडियंस जो थे, वो भी उस एग्जीक्यूटिव के काम में मदद कर रहे थे, पूरी तरीके से नहीं, ये ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो बनाए गए फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो मेंबर्स थे, उसमें पहले आदमी जो थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, ही वॉज अपॉइंटेड एज अ लॉ मेंबर, उनको लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइसरॉय के कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। उन्हें कानून के सदस्य यानी लॉ मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी इन तीनों एक्ट्स की। एंड आई होप दैट यू लाइक देम, एंजॉय द वीडियो। इफ सो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो टू डिस्कस इन डिटेल। आगे वाले में बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927 का, इन दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।